हेलो दोस्तों। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और आजकल हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल रहा है कि कैलेंडर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम कैलेंडर बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। जो बिगिनर हैं, जिन्होंने बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर तो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर पढ़ते हैं। तो इस इंग्लिश कैलेंडर को नॉर्मली तो हम कैलेंडर ही कहते हैं। इसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ये एक जीके का क्वेश्चन भी हो सकता है, एग्जाम में आ भी सकता है और ये आया हुआ भी है। ठीक है, कि जो इंग्लिश कैलेंडर है या अंग्रेजी कैलेंडर है, उसको इसका दूसरा नाम क्या है? तो किस नाम से जानते हैं हम? ग्रिगोरियन कैलेंडर के। उन्होंने उन्होंने ही इसको बनाया था, इसलिए उनके नाम से ही इस कैलेंडर को जाना जाता है। तो कैलेंडर जो है आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है ऑर्डिनरी ईयर, मतलब सामान्य वर्ष। दूसरा होता है आपका लीप ईयर, मतलब हिंदी में कहते हैं इसको अधिवर्ष। जो आपका सामान्य वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 365। और जो आपका लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 366। सामान्य वर्ष में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 52 तो कंप्लीट हफ्ते होते हैं। ठीक है, और प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑड डेज कहते हैं। ऑड डेज हिंदी में इसको बोला जाएगा विषम दिन। इसको आप ध्यान रखना, ये आगे ये जो वर्ड है कई बार अब यूज होगा। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? विषम दिन। किसको? ऑड डेज को। चलिए, तो ऑर्डिनरी ईयर में जैसे मैंने आपको बताया 365 दिन, और लीप ईयर में या फिर अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। क्योंकि यहाँ पर जो फरवरी जो है वो कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की हो जाती है। और सामान्य वर्षों में जो फरवरी है वो कितने दिन की होती है? वो 28 दिन की होती है। ठीक, जैसा अब यहाँ पर लिखा हुआ है 7 दिन होते हैं हमारे पास। तो पहला दिन कैलेंडर की शुरुआत अगर कभी भी हुई है, ईसा मसीह के जन्म के समय को माना जाता है। तो पहली तारीख को क्या माना जाता है? सोमवार। ठीक है, पहली तारीख को सोमवार, दूसरी तारीख को मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे। अब एक चीज यहाँ समझने वाली है कि पहली तारीख को क्या है आपके पास? मंडे। मंडे अब कब आएगा? 8 तारीख को आएगा। मंडे अब कब आएगा? 8 तारीख को आएगा। मतलब एक में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो आपका फिर से क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। 8 में अगर फिर से 7 जोड़ दूं तो डेट आएगी 15, उस दिन भी मंडे आएगा। 15 में अगर 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, उस दिन भी मंडे आएगा। और 22 में अगर 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 29, इस दिन भी मंडे आएगा। तो कहने का मतलब है, अगर मंडे पहली तारीख को है, मंडे कब है? पहली तारीख को, फिर 8 को होगा, फिर 15 को होगा, फिर होगा आपका 22 को, और फिर होगा आपका 29 को। तो अगर 30 का महीना है तो मंडे कितनी बार आ जाएगा? 5 बार। ठीक है, उसी तरीके से जो ट्यूसडे है वो किस दिन है? 2 तारीख को है। तो 2 तारीख को है, अगली बार कब आएगा? 7 दिन बाद। तो 7 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 9। फिर से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। फिर से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 7 हो गया आपका 23। और फिर से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। अगर 30 का महीना है तो जो दूसरी तारीख को जो दिन होगा, ध्यान रखना जरूरी नहीं है मंगलवार ही हो। हर महीने ऐसा नहीं होता ना, पहली तारीख किसी भी दिन से शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि पहली तारीख को या दूसरी तारीख को जो भी दिन होगा वो 30 वाले महीने में या 31 वाले महीने में हमेशा 5 बार ही आएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना, फरवरी यहाँ पर हमने काउंट नहीं किया है क्योंकि वो 28 की होती है, तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं 3 तारीख। 3 तारीख को, 3 को है आपका बुधवार। तो बुधवार कब कब आएगा? 3 को आएगा, फिर 7 दिन बाद 10 को आएगा, फिर कब आएगा? 17 को आएगा। 17 और 7 ये आ गया 24। 24 और 7 हो गया आपका 31। तो यहाँ पर जो है
ये कहाँ तक जा रहा है, 31 तक जा रहा है। कहने का मतलब है ये जो 3 तारीख को जो दिन आया बुधवार, ये भी 5 बार आएगा, लेकिन कब आएगा, जब महीना 31 का होगा। लेकिन अगर महीना 30 का हुआ तो जो तीसरी तारीख को जो दिन है वो दोबारा नहीं आएगा। दोबारा से मेरा मतलब है 5वीं बार नहीं आएगा, ठीक है। वो केवल महीने में कितनी बार होगा, केवल 4 बार ही होगा। लेकिन अगर वो महीना 31 का है तो जो तीसरी तारीख को जो दिन है वो भी कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली तारीख वाला दिन और दूसरी तारीख वाला दिन, उनका तो कन्फर्म है कि वो महीने में 5 बार आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो तीसरी तारीख वाला जो दिन है वो महीने में 5 बार भी हो सकता है और 4 बार भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि महीना 30 का है या फिर 31 का, ठीक है। अगर वो 31 का है तो 3 तारीख वाला दिन भी 5 बार ही आएगा। लेकिन अगर महीना 30 का है तो 3 तारीख वाला दिन केवल 4 बार ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं इसको। यहाँ मंडे है और ये क्या है, पहली तारीख। फिर मंडे कब है, 8 को, फिर 15 को, 22 को, 29 को। और ये जनवरी 2018 का कैलेंडर है। इसमें जो है ये 31 तारीख तक है ये दिन, जनवरी 31 की ही होती है। जो मंगलवार है ये कब है, 2, 9, 16, 23 और 30। और जो 3 तारीख को बुधवार है कब है, 3, 10, 17, 24 और ये 31। अब ये 31 का महीने था तो 3 तारीख वाला दिन भी कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन आते भी हैं। फिर आपका जैसे जो 4 तारीख को है ये केवल 4 बार ही आएगा, 4, 11, 18, 25। जो 5 तारीख को जो दिन है वो भी 4 बार, जो 6 तारीख को जो दिन है वो भी 4 बार, ठीक। अब मान लो, जरूरी थोड़ी ना कि 1 तारीख से मंडे शुरू हो, कुछ और भी हो सकता है। जैसे इस वाले कैलेंडर में देखें तो 1 तारीख जो है वो फ्राइडे को है, तो 1 को फ्राइडे, फिर 8 को फ्राइडे, फिर 15 को फ्राइडे, फिर 22, 29, ठीक है। कितनी बार हो गए, 5 बार हो गए। सैटरडे 2 तारीख को है तो 2 को, 9 को, 16 को, 23 को, 30 को। ये वाली लाइन आप छोड़ दो अभी, ये तो अगले महीने की हो गई ना डेट। और फिर जो 3 है, फिर 10 है, 17 है, 24। फिर ये महीना ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो 3 तारीख वाला दिन है वो केवल 4 बार ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला जो महीना है वो 30 तक ही जाके ख़त्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें चेक करना है कि कोई वर्ष लीप वर्ष कब होता है, मतलब अधिवर्ष कब होता है। तो इतना तो हमको पता है कि फरवरी 4 साल में जाके 29 की हो जाती है। इसका मतलब 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, फरवरी में वो 29 की हो जाती है, और वो वर्ष अधिवर्ष या फिर लीप वर्ष कहलाता है। तो ऐसा कब होता है, 4 वर्षों में एक बार। तो हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ष को 4 से भाग कर देते हैं। कोई भी वर्ष अगर 4 से डिवाइड हो जाता है या फिर उसके अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। तो 4 से अगर डिवाइड करना है आपको तो डिविजिबिलिटी रूल, अगर वो वाला वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो उसमें मैंने बताया कि अगर किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करना है तो केवल अंतिम 2 अंकों को ही 4 से डिवाइड करके हम चेक कर लेते हैं। अगर वो 2 अंक डिवाइड हो जाएंगे तो पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है 1996। तो 1996 में आप ज़रूरी नहीं है कि आप सबको भाग करो, आप केवल ये लास्ट के 2 अंक चेक कर लो। तो 96 को अगर 4 से भाग करोगे तो 4 दूनी 8, बचा 1, और ये 6, 4 चौक 16, मतलब ये भाग जा रहा है, मतलब ये लीप वर्ष है, ठीक है। आप 2022 को अगर चेक करोगे तो लास्ट में अंक क्या है, 22। तो 22 तो 4 से भाग ही नहीं जाएगा, 4 पंचे 20, बचा 2, शेष बच रहा है यहाँ। तो मतलब ये जो 2022 है लीप वर्ष नहीं होगा। 1986 में क्या आया, 8, 6, इसको भाग कर गए, 4 दूनी 8, बचा 6, 4 कम 4, 2 बच रहा है, इसमें भी शेष बच रहा है, मतलब ये भी नहीं है। फिर आया 2024। 2024 में केवल 24 को ही भाग करेंगे, 4 से 24, मतलब ये लीप वर्ष है। तो अभी तक 1996 लीप वर्ष था और ये 2024। 2020 में करेंगे, ये भी भाग चला जाएगा,
82 में नहीं जाएगा, 26 में भी नहीं जाएगा, और 72 में 4 एकम 4, 4 आठे 32, ये भाग चला जाएगा। ठीक है, 72 में भाग चला जाएगा, तो ये आपका लीप वर्ष हो जाएगा। तो इसमें केवल हमको 4 वर्ष ऐसे मिले जो लीप वर्ष थे, क्योंकि उनमें 4 का भाग जा रहा था, और नहीं जाएगा तो वो सामान्य वर्ष होगा, ऑर्डिनरी ईयर। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब शताब्दी, या साधारण भाषा में सदी बोलते हैं। 1 सदी बीत गई, 2 सदी बीत गई, इतनी सदियां बीत गई। ठीक है, या शताब्दी। 100 वर्षों के समय को क्या कहते हैं हम? शताब्दी कहते हैं। ठीक है, शत मतलब 100, जिसे हम कहते हैं 100%, तो इसका मतलब 100%। तो शत मतलब 100, तो 100 वर्षों से मिलके क्या बना है आपका? शताब्दी या फिर सदी। तो अगर आपको क्या करना है, शताब्दी को चेक करना है कि वो लीप वर्ष है या नहीं, तो हमें उसको 4 से भाग नहीं करना है, हमें उसको किससे भाग करना है? 400 से भाग करना है, तब वो जाके क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। अब जैसे आपको ध्यान रखना है, 100 वर्षों से शताब्दी बनती है। जैसे 2020 चल रहा है, इसमें तो 2020 शताब्दी नहीं है, इसमें 20 वर्ष हैं। अगर केवल 2000 होता तो वो शताब्दी होती। बाकी फिर क्या चलेगा? 2001, 2002, 2003, ये तो वर्ष जुड़ते चले गए ना। जब ये गिनती कर करके पूरे 100 हो जाएंगे तो 2100 हो जाएगा, तब वो शताब्दी हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है 100, 100 एक शताब्दी है। और शताब्दी, ध्यान रखना, शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती। मैं फिर से बता रहा हूँ, शताब्दी लीप वर्ष नहीं होती जब तक वो 100 से कह रहा हूँ, सॉरी, जब तक वो 400 से भाग ना जाए। ठीक है, तो ये जो 100 है, ये 4 से भाग तो जाता है, लेकिन ये 400 से भाग नहीं जाता। अगर ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। आप ये मत सोचना है कि 100 तो 4 से भाग चला जाता है तो इसको लीप वर्ष ले लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। शताब्दी को हमेशा 400 से डिवाइड करके ही चेक करना है, नहीं तो वो लीप वर्ष नहीं ले सकते हम। ठीक है, अगर वो 400 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप वर्ष मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। 200 है यहाँ पर, ये भी 400 से डिवाइड नहीं होगा। 200 तो है तो शताब्दी, ठीक है, लेकिन इसको भी हम नहीं मानेंगे लीप वर्ष। 300 भी नहीं होगा। अब आया 400, 400 जो है 400 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो कहने का मतलब है, ऐसी शताब्दी जो 400 के गुणज में है वो लीप वर्ष होते हैं आपके। ठीक है, जैसे कि 400 हो गया, फिर 800 हो गया, मतलब आपको 400 जोड़ते चले आना है बस। फिर क्या हो जाएगा? 1200, 1200 प्लस 400 कितना हो गया? 1600। फिर कितना हो जाएगा? 2000। फिर कितना हो जाएगा? 2400। फिर और जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 2800। ठीक, कितना हो जाएगा? 2800। तो शताब्दी जो है 400 के जो गुणज में है, मतलब मल्टीपल में है, वो आपके लीप वर्ष होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने और एग्जांपल लिखे हैं, 2000, फिर 1200, ये भी 400 से भाग चला जाएगा। 1600, ये भी चला जाएगा। 1500, ये 400 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये लीप वर्ष नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है आपको। अब जैसे ये 2000 है, इसका मतलब कितनी शताब्दी हो गई? 20 शताब्दी हो गई। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या आएगा? 2001। 2001 आएगा, मतलब 21वीं शताब्दी शुरू हो गई है। तो अभी क्या चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो हम कौन सी शताब्दी में? हम 21वीं शताब्दी में हैं। ठीक है, 20 शताब्दी खत्म हो गई है ना, अब हम 21वीं शताब्दी में हैं। ये जैसे 2020 है, फिर 21 होगा, 22 होगा, 23, ऐसे करते करते 98, 99, फिर 100 हो जाएगा, मतलब 2100 हो जाएगा वो। ठीक है ना। तो फिर क्या शुरू होगा? फिर 22वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे हम इसके अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसके कुछ और भी बेसिक्स अभी हैं, बट फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा इसके बेसिक्स पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन भी समझते चलेंगे।
इनको आप कॉपी में नोट ज़रूर कर लें, नहीं तो ऐसा है कि भूलने में भी टाइम नहीं लगता। और वैसे तो खैर ये वीडियो यूट्यूब पे हमेशा रहेंगी, तो आप इनको बार बार देख के नोट्स बना लें, और नहीं तो इसको कम से कम 3-4 बार देख लें, जिससे जो है आपके कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में बैठ जाएं। देखिए क्वेश्चन तो खैर बदलते रहते हैं हर एग्ज़ाम के हिसाब से, हर बुक के हिसाब से, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह सेम है। तो आप कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ लें, 2-3 बार वीडियो को देख लें। चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में लिखा है कि 27 जून 2020 को शनिवार है। आज जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 27 जून है और आज शनिवार है। मैंने पहला क्वेश्चन यही ले लिया है, और पूछा है आपको कि 20 जुलाई 2020 को क्या दिन होगा। तो खैर ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जिनको आता होगा वो इसको आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता वो देख लें इसको। तो देखो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको डेज काउंट करना है। जो जो पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, डेज काउंट करना है। मतलब 27 जून से लेकर 20 जून तक आपको सॉरी 27 जून से 20 जुलाई तक आपको क्या करना है, डेट काउंट करने हैं। तो लेकिन डेट काउंट करते समय ये ध्यान रखना है कि जो पहला दिन होता है उसे गिनती में नहीं लेते। जैसे कि आपको मालूम है कि जो जून है वो 30 का होता है। जून कितने का होता है, 30 का। तो लेकिन 27 तारीख आपको नहीं लेनी, तो फिर क्या लेना है, 28, 29, 30, यानी कि जून के कितने दिन लेने हैं आपको, 3 दिन लेने हैं बस। ध्यान रखना है 27 तारीख को नहीं लेना है, पहला दिन छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट दिन जो पूछा हुआ है ना 20 जुलाई, उसको काउंटिंग में लेना है। आप इसको इस तरीके से भी समझ लो, काउंटिंग में मतलब गिनते समय या तो पहला दिन छोड़ दो या लास्ट वाला दिन छोड़ दो, कोई ना कोई आपको छोड़ना ही छोड़ना है। तो इसलिए हम ध्यान रखते हैं कि पहला दिन छोड़ देते हैं, ताकि हमको कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो जून के कितने दिन हो गए आपके, 3 दिन हो गए। और इसके बाद है जुलाई, और जुलाई के कितने दिन है, 20। जुलाई के पूरे 20 लेंगे, क्योंकि 20 जुलाई तक पूछा हुआ है। टोटल कितना हो गया, 23 हो गया, 23। अब जो ये दिन आ जाएंगे आपके, उसको क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्योंकि 7 दिन में क्या हो जाते हैं, दिन रिपीट हो जाते हैं। तो डिवाइड करने का मतलब होता है 7-7 के ग्रुप बना के हम हटा रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 यहाँ कितना हो गया, 21। तो यहाँ पे आपको 3 नहीं लिखना, आपको यहाँ 2 लिखना है। मैं फिर से बता देता हूँ कि आप जब क्या करोगे, 23 को 7 से भाग करोगे, ठीक है। 23 को 7 से भाग करोगे तो 7 यहाँ कितना हो गया, 21। शेष कितना बचा, 2। ये रिमाइंडर है, ठीक है, शेष। तो जब हम क्या करते हैं, 23 को 7 से भाग करते हैं, तो 7 या 21 बचा कितना, 2। तो यहाँ पे 2 लिखना है, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं या फिर शेषफल कहते हैं। इसी को हम बोलते हैं ऑड डेज। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑड डेज। ऑड डेज या फिर इसको कहेंगे हम विषम दिन। क्या कहेंगे, विषम दिन, हिंदी में बोलेंगे विषम दिन। तो हमको ये 2 ध्यान रखना है। हमने जो ये 23 को जो है 7 से भाग करके रखा, और जो शेष आया इसको हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस 2 का क्या करना है, आपको सैटरडे में 2 दिन जोड़ देना है। तो सैटरडे के बाद 2 दिन लेने हैं आपको, संडे और मंडे। मतलब 20 जुलाई को क्या होगा आपका, मंडे होगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 27 जून 2020 को है शनिवार, और 20 अगस्त 2020 को आपको बताना है क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो गैप था मंथ का वो कम था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा गैप ले लिया है। इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट दिन तक डेज काउंट करना है, और पहला दिन काउंटिंग में छोड़ देना है। मतलब 27 जून को हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। तो जून के कितने दिन हो गए आपके, 28, 29, 30। जून का महीना 30 का होता है, तो 3 दिन जून के हो गए। जुलाई तो बीच में पूरी की पूरी आ गई, तो जुलाई 31 की होती है। और अगस्त कहाँ तक पूछा है, केवल 20 तक।
तो 20 ले लेंगे। इसके बाद क्या करना है, ये जितने भी दिन आए हैं या तो आप इनको जोड़ लो, 30 और 20 50, 51 और 3 53, मतलब ये हो गया आपके 54। तो 54 लिख लो या तो आप, या तो फिर एक काम और कर सकते हो, इसको पर्टिकुलर 7 से डिवाइड कर लो, मतलब एक एक को 7 से डिवाइड कर लो। अब जैसे 3 है यहाँ पर, 3 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसको वैसे ही लिख लो। 31 है, 31 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 7 चौका 28, बचेगा कितना 3। आपको ध्यान नहीं रखना है कि शेष ही लिखना है, बस आपको शेष पे ध्यान रखना है, और उसी को हम ऑड डेज कहते हैं। और 20 को 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, बचेगा कितना 6, और ये 3 तो बचा हुआ ही है। तो क्या बचा आपका 3 3 और ये 6, 6 3 9 और 9 3 कितना हो गया 12। अब ये 12 जो है ये फिर से 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 12 7 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब मुझे दोबारा 7 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये लिखना पड़ेगा आपको 5, 7 एकम 7, 5 शेष बचेगा। इसका मतलब शनिवार में जो है आपको 5 जोड़ना है। तो शनिवार के बाद संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार आपका आंसर होगा। ठीक है। अब देखो जो दूसरा तरीका बताया था मैंने कि जून के कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे। कौन सा क्वेश्चन आ गया, अच्छा एक सेकेंड, पिछला क्वेश्चन आ गया। तो जून के जो है आपके कितने दिन हो रहे थे, 3, जुलाई के 31 और अगस्त के 20, इन सबको जोड़ के कितना आ रहा था 54। तो 54 को अगर आप डायरेक्ट 7 से भाग करोगे तो 7 7 से कितना हो गया 49, 7 7 49, बचेगा कितना 5। तो बात तो वही है घूम फिर के, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहले बताया है वो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा कब, जब मंथ का गैप ज़्यादा आएगा बीच में। अभी तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि दोनों मेथड से करना ठीक है। तो शनिवार में आप 5 जोड़ेंगे तो आप आंसर आपका वही आएगा, बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पे सम अप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर ये अपलोड होने में प्रॉब्लम करती है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी कर दें, और नहीं आया तो डिसलाइक कर दें ताकि वीडियो फिर दोबारा बनानी पड़ जाएगी। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि वीडियो स्लो चलती है। देखो भाई ऐसा है कि वीडियो अगर स्लो चल रही है तो उसको ऑप्शन में जाके तेज कर लें, उसको नॉर्मल से जो स्पीड बढ़ जाती है उसकी 1.25 या 1.5 या 1.75 आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्लो करना चाहें तो स्लो कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब पकी पकाई खीर चाहिए तुम्हें बस, ठीक है ना। तो जो मैंने बताया वैसे करके देख लें। ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं जल्दी ही लेके आ जाऊँगा। हो सकता है कल शाम को मैं अपलोड कर दूँ नेक्स्ट वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।